Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. ठीक है, इससे पहले ये पार्ट 4 है एक्चुअली. इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग पहले वो जाके देखना, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, आपको पता है. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, एक डिस्कशन हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था जेल में ही, आपको पता होगा. तो उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप कर दिया था. ठीक है, तो आज हम उसके बाद से डिस्कस करेंगे कि गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था. ठीक है, तो ये जानने से पहले थोड़ा हम कम्युनल अवार्ड को जानते हैं. ठीक है, क्योंकि आपके जो बुक है उस पर थोड़ा सीरियलिटी का इशू है, तो हम एक स्टोरी वाइज कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को. ठीक है, देखो, सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन आया था, आपको पता है. तो साइमन कमीशन में सारे के सारे जितने भी लोग आए थे उसमें ज़्यादा सारे के लोग ही वाइट थे. ऑल वाइट कमीशन थी जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो साइमन कमीशन के आने के बाद पूरे इंडिया के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप थे, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, सबने उसका बॉयकॉट किया, क्योंकि उसमें एक भी इंडियंस नहीं था. ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो साइमन कमीशन को सपोर्ट करता था. क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि डिप्रेस्ड क्लास जो पिछले जाती है उसके लिए कुछ राइट्स सिक्योर किया जाए, उनको भी हक मिला कुछ. तो इस वजह से उन्होंने जाके साइमन कमीशन के जो लोग थे उनको उन्होंने उन लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उसको भी कुछ राइट मिलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है, एंशियंट टाइम से ही जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग होते थे उनको इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था. तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन से डिस्कस किया. ठीक है, तो उसके बाद साइमन कमीशन के बाद आपको पता होगा 1930 पे गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था. उसके बाद गांधी जी को जेल में भी डाला गया था. गांधी जी को जेल में डालने के बाद जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल हो गया था, क्योंकि उस पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में इरविन ने जाके गांधी जी से बात किया और बोला कि आप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हो उसको स्टॉप कर दो. तो उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एकलौता एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिप्रेजेंट किए थे. तो उन्होंने लंदन पे जाके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. देखो, वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था ना, तो सिर्फ आईएनसी के ही लोग नहीं थे, दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग थे. ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग के भी लोग थे, आगा खान थे, उसके बाद जस्टिस पार्टी थे, उसके बाद और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियाँ थे. तो सबको मिला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे. ठीक है, तो उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक टसल हो गया था. क्यों? क्योंकि देखो, अब जाके हम थोड़ा सिलेबस पे आते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या गांधी जी और उसके अंबेडकर के बीच में क्या टसल हुआ था. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनल अवार्ड 1932. It was during the disturbed days of civil disobedience movement that the British policy of divide and rule found a new expression in the announcement of communal award in August 1932 by British Prime Minister Ramsay MacDonald. देखो, आपको एक चीज़ पता होगा, 1909 पे जितने भी मुस्लिम लोग थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका था. सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने पहले ही डिस्कस किया था, तो अब वो जगह देखना. तो ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था 1909 में मुस्लिम को. दैट मीन्स ब्रिटिश ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था कि हिंदूज को और मुस्लिम के बीच में डिवाइड करना है और इंडिया पे रूल करना है. ठीक है, उसके बाद 1919 पे एक लॉ लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं. तो 1909 में ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी माइनॉरिटीज़ थे जैसे सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था. ठीक है, तो अगर सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो अंबेडकर ने भी बोला कि हम जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए. लेकिन
ये सब डिस्कस हो रहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन गांधी जी ने बोला कि जो जितने भी डिप्रेस्ड क्लास लोग थे वो तो सारे हिंदूस ही थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों चाहिए, वो तो हिंदूस के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये बात अंबेडकर को बुरा लगा और दोनों के बीच में टसल हो गया। ठीक है, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने बोला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कि देखो, आपके बीच में जो इशू हो रहा है माइनॉरिटीज इशू, जो डिप्रेस क्लास एंड हिंदूस जो मानते थे गांधी जी, अंबेडकर जी नहीं मानते थे, तो वे आप आपस में सुलझा लो, नहीं तो हम एक ब्रिटिश ही आपको एक सुलझा देंगे जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हम ठीक है, ये अगर आप नहीं सुलझा सकते तो हम सुलझा देंगे, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। और ये कब आया था? 1932 को आया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला था। अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद द पॉलिसी ऑफ गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज नेमली सिख, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, द अवार्ड डिक्लेयर्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो बी माइनॉरिटीज। तो मैंने पहले ही बोला था, जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला था? 1909 में। सिख, क्रिश्चियन, इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला था? 1909 पे। तो ये कम्युनल अवार्ड के जरिए से रामसे मैकडोनाल्ड ने डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, उनको माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दस सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिंदूज। तो अगर उनको माइनॉरिटीज़ दे दिया तो हिंदू जो मेजोरिटी में था उनसे उनसे उन लोगों ने सेपरेट हो गया, जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो मतलब अंबेडकर जी जो साइमन कमीशन के साथ जो डिस्कस किया था 1927 से लेकर 32 तक, तो वो सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इससे बुरा किसको लगा? गांधी जी को लगा, क्योंकि गांधी जी नहीं मानते थे कि जो डिप्रेस क्लास है हिंदू सोसाइटी से अलग है, दोनों ही हिंदू सोसाइटी के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो गांधी जी ने, अब जाके हम रीस्टार्ट देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा पहले बताना चाहिए, बताना था या था बुक में, लेकिन उन लोगों ने बाद में बताया। अब देखो गांधी जी ने क्या किया, ये तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल भी हो गया था, तो गांधी जी इंडिया पे वापस आए। ठीक है, इंडिया पे वापस आके गांधी जी ने बोला कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोई ही नतीजा नहीं मिला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज रीस्टार्टेड इन 1932। तो गांधी जी ने इंडिया पे आते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया। बट इवन बिफोर द मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड गांधी जी वॉज अरेस्टेड। होगा ही, क्योंकि ब्रिटिश को पहले से पता चल गया था कि गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज है वो स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फेज तो खत्म हो गया था पहले से। along with वल्लभ भाई पटेल, who at that time was the president of the Congress। और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे जो पार्टी, तो उसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, तो दोनों के अरेस्ट कर लिया गया था। लाठी चार्जेस were common to disperse the crowd, even women and children were not spared। तो लाठी चार्ज, पुलिस ने बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया लोगों के बीच में, जो भी गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए आए थे, एंड वोमेन एंड चिल्ड्रन को भी मारा गया उस टाइम पे। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वॉज कर्टिल्ड। जितने भी न्यूज़पेपर थे, नेशनलिस्टिक न्यूज़पेपर थे, जितने भी बात हो रहे थे कि जैसे हमें मूवमेंट में क्या करना चाहिए, कुछ क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी बैन होने लगा था। नेशनलिस्टिक लिटरेचर, पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स वेर बैंड ऑन ए लार्ज स्केल। और जो भी हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, गांधी जी थे, उन्होंने जो भी कुछ पोएम लिखा, स्टोरी लिखा, नॉवेल लिखा, तो उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बढ़ावा देता था। ठीक है, द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन मे 1933 एंड कम्प्लीटली विड्रॉन इन 1934। तो इसको फिर से सस्पेंड किया गया था 1933 पे, एंड कम्प्लीटली हटा दिया गया था 1934 को। ठीक है, अब देखो, तो गांधी जी तो जेल में था, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट होने से पहले ही गांधी और वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुआ था उस टाइम पे डिप्रेस क्लास को लेके, तो बी आर अम्बेडकर जी तो बहुत खुश थे, लेकिन गांधी जी बहुत दुखी थे। तो गांधी जी ने क्या किया, जेल में तो गया, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाला था, तो जेल में गया, और जेल में जाके उन्होंने क्या किया, अंडरटुक ए फर्स्ट अप टू डेथ, आमरण अनशन करना स्टार्ट कर दिया। जब तक डेथ नहीं हो जाता तब तक अनशन करेंगे। ठीक है, अब देखो अनशन करने की वजह से क्या हुआ, गांधी जी की जो हेल्थ है उस टाइम जेल पे, एक्चुअली वो पुणे जेल पे थे, तो उसमें गांधी जी जो थे, तो गांधी जी के हेल्थ भी थोड़ा बिगड़ने लगा।
तो सारे जितने भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे वो बी आर अम्बेडकर को हेट करने लगे, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों के बीच में एक टसल चल रहा था तब। तो एटलीस्ट फाइनली क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी से जाके जेल में मिला और गांधी जी को बोला कि आपने जो डिप्रेस क्लासेस को हिंदू में ज्वाइन करने के लिए बात बोले, ये इसमें मैं नाखुश हूँ और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो तब गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर जी के साथ एक समझौता किया था जिसको क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट 1932। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट सेम ही ईयर में आए थे, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। by which the depressed class along with the other Hindus have given joint electorate। तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दी जाएगी, आपको जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ठीक है। गांधी सुन फुल्ली इन्वॉल्व इन द एंटी टचेबिलिटी स्ट्रगल। और एक्चुअली बी आर अम्बेडकर जी का जो कहना था, उन्होंने भी बोला था कि डिप्रेस क्लास के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो बात भी सही थी। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, अगर डिप्रेस क्लास के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है तो हम उनके साथ ही खड़े होंगे और एंटी टचेबिलिटी स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे कि जो लोगों को छुआ नहीं जाता था उस टाइम पे, तो उसके खिलाफ हम स्ट्रगल करेंगे। व्हिच लीड टू द फाउंडेशन ऑफ हरिजन सेवक संघ। और उसके बाद ही ये स्ट्रगल से हरिजन सेवक संघ का स्टार्ट हुआ था। तो ये गांधी जी ने किया था, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का स्टार्ट किया था और एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल का भी स्टार्ट कर दिया था, जेल में ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके दोनों के बीच में एक मीटिंग हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब देखो, आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये थर्ड की मेंशन आपके बुक में नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उस पर। तो इन तीनों को मिला के, ठीक है, एक डिसीजन में आया। कांग्रेस नहीं, ब्रिटिश ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। मतलब ये इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन हुआ उसको मिला के एक पॉलिसी बनाया, ठीक है। तो इसके आधार पे एक नया एक्ट लाया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ब्रिटिश ने और ये जो उन्होंने पॉलिसी बनाया था उस पे सारे जो साइमन कमीशन के भी रिपोर्ट थे, नेहरू जी की भी रिपोर्ट थे, जिन्ना की भी रिपोर्ट थे, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन हुआ सबको मिला के एक रिपोर्ट बनाया था। और उससे जाके लास्टली उन्होंने एक एक्ट भी बनाया था जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो अब देखो, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इस पे एक प्रोविजंस था कि इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब आज के दिन में जो आप स्टेट्स बोलते हैं, तो इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस पे उस पे ऑटोनोमी दिया जाएगा। ऑटोनोमी दैट मीन्स उन प्रोविंसेस पे इलेक्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, इन 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 पे, by which provincial autonomy was given to the Indian provinces। ये पहली बार था जब इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी मिला था। मतलब जितने भी प्रोविंसेस है उस पर इलेक्शन हो गए। जैसे आप आज के ज़माने में देख सकते हो, जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, सब में तो इलेक्शन होता है। तो उस टाइम में 1935 से वो स्टार्ट हुआ था। पहले उसको जो आज स्टेट बोलते हैं उसको पहले प्रोविंसेस बोलता था, ठीक है। और प्रोविंसेस दैट मीन्स बिहार नहीं था पहले, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के पार्ट थे। तो 2-3 स्टेट मिला के एक प्रोविंसेस था, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। जैसे आसाम जो था वो बांग्लादेश को मिला के भी एक प्रोविंसेस था, वेस्ट बंगाल को मिला के भी, तो एक वो बोलते हैं आसाम को, आसाम बोलते हैं टोटल प्रोविंसेस, ठीक है। तो ऐसे बॉम्बे प्रोविंस था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस थे, बंगाल प्रोविंस भी थे, ठीक है। उसके बाद देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट द 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। उस टाइम में इंडिया पे टोटल 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 8 कांग्रेस ने ही जीते थे, ठीक है। और बाकी के जितने भी 3 बाकी थे उस पर मुस्लिम लीग थे और कोलिशन गवर्नमेंट थे, विद द एक्सेप्शन ऑफ पंजाब, सिंध एंड बंगाल। इन तीनों पे मुस्लिम लीग के साथ जो लोकल पार्टीज थे दोनों मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था। लेकिन 11 में से 8 प्रोविंसेस पे कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था, 50% से ज़्यादा वोट मिला था। तो ऑब्वियसली इन सब प्रोविंसेस पे कांग्रेस ही अब सरकार बनाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री। इलेक्शन ही हुआ था 1937 में, लेकिन 2 साल के बाद रेजिग्नेशन देना पड़ा। क्यों, अब देखेंगे। When the Second World War broke out, the government of India immediately declared India to be at war with Germany without consulting the Congress or elected member of the
सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखो अब तो कांग्रेस सरकार पे ही था, लेकिन उनको जो उस टाइम पे आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में भी शामिल कर लिया था, ठीक है, विदाउट प्रायर कंसल्टिंग विद द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। उनको पता ही नहीं था कि हम इंडिया पे वार पे आ चुके हैं जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया था। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज देयरफॉर रिजाइंड ऑन नवंबर 1, 1939। तो इसकी वजह से कांग्रेस जितने भी मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि हमें ही नहीं बोला था, हमसे कोई डिस्कस भी नहीं हुआ था कि हम वार पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। द रेजिग्नेशन of the Congress ministry was celebrated by Muslim League as the day of deliverance on December 22, 1939। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने जब रिजाइन कर दिया था, तो वो मुस्लिम के जो पार्टी थे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, उसको बोला था द डे ऑफ डिलीवरेंस। एट द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, जिन्ना इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस emphasizing his two nation theory demanded a separate homeland for the Muslims और what we called पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद 1940 पे एक उनका जो लाहौर सेशन हुआ था, उनका जो एनुअल मीटिंग होता था उसको सेशन भी बोलते हैं। तो उन पे जिन्ना ने बोला कि हमें अब एक अलग कंट्री चाहिए जो मुस्लिम के फेवर में हो, और मुस्लिम लोगों के लिए अलग अलग कंट्री चाहिए जिसको बोलते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। देखो अब क्या था, इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश ने शामिल कर लिया था, लेकिन इंडियंस तो नहीं चाहते थे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते थे कि हम वार में जाए, ठीक है। तो इन अगस्त 1940 द वाइसरॉय announced the famous August offer proposing the expansion of British Vice Executive Council। तब इंडिया के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि यही समय है, ब्रिटिश को बोलेंगे, कुछ डिमांड करेंगे और उस डिमांड के ज़रिए ब्रिटिश को एश्योर करेंगे कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने जाके ब्रिटिश के वाइसरॉय को बोला, ठीक है, हम अगर आपके जो वार चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार, हम इंडियन सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा एक डिमांड है। क्या है कि सेंट्रल में एक गवर्नमेंट बनाया जाए हमारा, ठीक है। अगर आपने सेंट्रल पे हमारा एक गवर्नमेंट बना दिया तो हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तब ब्रिटिश वाइसरॉय ने एक ऑफर लाया था, उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 को आया था, अगस्त पे आया था, इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, ठीक है। इसमें क्या बोला था ब्रिटिश ने बोला था कि वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस पर एक्सपेंशन होगा। मतलब जो वाइसरॉय था उसके अंडर एक काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4-5 लोगों को मिला के काउंसिल बना था वाइसरॉय, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जैसे आप कैबिनेट समझ सकते हो आज के दिन पे, तो उसका एक्सपेंशन होगा, इंडियंस को भी इंक्लूडेड किया जाएगा इस एक्सपेंशन में। मतलब ब्रिटिश से ज़्यादा अब इंडियंस होगा इस काउंसिल पे, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूट इट एज ए वार एडवाइजरी काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ एसोसिएटिंग इंडियंस इन द वॉर एफर्ट। और एक वार एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि हम इंडियंस को भी एसोसिएट कर सके इस ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू पे, ठीक है। हाउएवर इट डिड नॉट प्रपोज ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो 1929 में आपको पता होगा हमने क्या बोला था, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने हमें नहीं दिया था। तो इस अगस्त ऑफर में भी ब्रिटिश ने बोला था आपको हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। द ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाई बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ऑब्वियसली अब अगर हमको इंडिपेंडेंस ही नहीं दोगे तो आप हमें क्यों सपोर्ट करें, हम अगस्त ऑफर का सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि हमें तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। द कांग्रेस स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन अक्टूबर 1940 अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। तब कांग्रेस के लीडर ने बोला कि हमें तो, गांधी जी को बोला कि हमें तो ये अगस्त ऑफर मंजूर नहीं है, आप एक काम करो मूवमेंट स्टार्ट कर दो। लेकिन गांधी जी ने बोला कि एक परफेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि एक वार ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए हम एक मास मूवमेंट नहीं लॉन्च करेंगे, हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑल्सो नोन एज द दिल्ली चलो सत्याग्रह। आपको पता है दिल्ली चलो जैसे नारा लगाया था, दिल्ली चलो सत्याग्रह भी बोलते हैं उसे। द फर्स्ट सत्याग्रही टू द कोर्ट अरेस्ट वॉज आचार्य विनोबा भावे।
और जो पहला सत्याग्रही था जो कि पुलिस के हाथ अरेस्ट हुआ था वो कौन था? आचार्य विनोबा भावे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये याद रखना कि दिल्ली चलो सत्याग्रह में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने 1940 पे लॉन्च किया था, उस पर पहला जो अरेस्ट हुआ था वो कौन था, कौन सा सत्याग्रही था? वो था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो क्रिप्स मिशन 1942, ये जितना भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है, अगस्त ऑफर, उसके बाद क्रिप्स मिशन, डिमांड फॉर पाकिस्तान, उसके बाद जितने भी टॉपिक है वो आपको डेट भी याद रखना है। और अगर याद तो आपको याद रखना होगा ही 1942 1940, ये तो आपको याद रखना ही होगा। अगर डेट भी होता है तो डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्रिप्स मिशन 1942, द एंट्री ऑफ जापान in the World War and their remarkable success posed a real danger to the safety of India's defense। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल रहा था, तो उस पे ब्रिटेन के खिलाफ उस टाइम पे जापान आके खड़ा हुआ। ठीक है, और जापान ने इतना तबाही मचाया वर्ल्ड वॉर 2 में, जापान ने जाके अमेरिका पे अटैक किया। ठीक है, और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया पे, मान लो इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज थे सबको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जापान का दबदबा उस टाइम पीक पे था। तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने भी सोचा, अगर क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन के साथ है तो जापान ऑब्वियसली इंडिया पे अटैक करेगा, तो इंडिया के डिफेंस के लिए एक सेफ्टी हो गया था। ठीक है, ऑन मार्च 1942 द ब्रिटिश वार कैबिनेट सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स विद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। अब देखो, तो इंडिया पे तो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमारा जो अगस्त ऑफर में डिमांड था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। हमको बोला था कि आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो हम क्यों सपोर्ट करें आपका। तो उसके बाद ब्रिटिश ने देखा कि इंडियंस भी नहीं सपोर्ट कर रहे, उस टाइम जापान के भी दबदबा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश ने एक इंसान को भेजा जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसने बोला कि आप इंडिया पे जाओ, इंडिया पे जाके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनसे डिस्कस करो और एक सोल्यूशन निकालो कि इंडियंस भी इस वार पे हमारा सपोर्ट करे। ठीक है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स आया, उन्होंने भी बड़ा प्लान्स लेने के आया था कि हमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल देंगे, नया नया कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ही प्रपोज टू सेट अप इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस। तो इन्होंने बोला कि इंडियंस को, ठीक है, वार खत्म हो जाने के बाद इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। आपको पता है हमने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कब किया था लास्ट? पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, हमने बहुत पहले डोमिनियन स्टेटस का मांग किया था, लेकिन हम अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, डोमिनियन स्टेटस तो हम छोड़ चुके हैं। अब हमें एक, आपको इंसिडेंट याद होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, उसमें बोला था कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस दिया भी जाए तो हम नहीं लेंगे। वो कब हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज, 1929 पे हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद he had consultations with the different political parties, but as he did not propose any immediate transfer of power, his scheme was not accepted by both Congress and the Muslim League। Obviously हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा? कोई तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके वजह से हमने ये भी जो क्रिप्स मिशन लाया था इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये एक फेलियर ही था। ठीक है, the general feeling was expressed by a Pildi saying that they were the post-dated check on a crashing bank। देखो आपको तो बैंक पे चेक पता होगा, जो चेक होते हैं, और अगर चेक में मतलब क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होता था, तो अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो पोस्ट डेट चेक बोलता था उसको। तो हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तो ये एक्चुअली एक क्रिप्स मिशन था पोस्ट डेटेड चेक, उसका एक्सपायरी हो चुका है डोमिनियन स्टेटस का, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। आप क्रोनोलॉजी अगर समझना चाहते हैं तो देखो, यहाँ पे पहले 1927 पे क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। उसके बाद साइमन कमीशन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए कुछ मांग किया था। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस पर B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने आके फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 स्टार्ट किया था, मतलब सेकेंड फेज स्टार्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश ने पहले से ही इसको
दबा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश को पता था गांधी जी आके ऐसा ही करेंगे। उसके बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जेल पे हुआ था, ठीक है। इस पे बी आर अम्बेडकर जी ने माना था कि ठीक है, डिप्रेस क्लास को अब हिंदूस में ही इंक्लूड किया जाएगा और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या हुआ था। उसके बाद हुआ था इलेक्शन। इलेक्शन में 1937 पे हुआ था। इस पे कांग्रेस ने 8 आउट ऑफ 11 सीट जीते थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बाकी 3 प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था। लेकिन क्या हुआ था, रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को पूछे बगैर ब्रिटिश ने इंडिया को वॉल में घसीट दिया था, ठीक है। उसके बाद 1940 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग कंट्री बनाने का प्रपोजल दिया था, जिन्ना ने स्पेशली, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ था 1940 के बाद, उसमें आगस्ट ऑफर दिया गया था। आपको पता होगा 1940 में आगस्ट ऑफर दिया गया था, जो हमने डिक्लाइन कर दिया था, हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था। उसमें बोला था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वो एक पोस्ट डेटेड चेक हो गया, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 से, तो वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड फाइनली इंडिपेंडेंस तक चले जाएंगे। देखो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन है वो पूरा का पूरा सेक्शन एक चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। तो बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस है। मैं जितना हो सके उतना आपको क्रोनोलॉजी वाइज किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, किसके वजह से हुआ था, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो आज के लिए इतना ही होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उसके साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।